दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम पप्पू दगाबाज नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं जो कि उम्र से तो 50 साल का होने वाला है, लेकिन उसकी हरकतें किसी 25 साल के प्लेबॉय जैसी हैं, क्योंकि वो हर सुंदर लड़की की पिंकी बजाना चाहता है और अपनी बेशुमार दौलत, स्पोर्ट्स कार और चार्मिंग लुक की वजह से वो लड़कियों को अपनी ओर आकर्षित करके किसी न किसी बहाने से उनकी पिंकी बजा भी देता है। साथ ही वो लड़कियों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता और उन्हें सिर्फ बिस्तर गर्म करने की चीज समझता है, लेकिन वो अपनी इन हरकतों को अपने बिजनेस से दूर रखता है। वो एक स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी का मालिक है और उसके ऑफिस में कई खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन वो उनकी पिंकी बजाने के बारे में कभी नहीं सोचता, बल्कि एक खड़ूस बॉस की तरह उनसे दिन भर काम करवाता रहता है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो अपने एक दोस्त डॉक्टर मनोज मुठमारे के साथ लंच कर रहा था, तब मनोज उससे पूछता है कि आखिर तुम ऐसे झूठ बोल बोलकर लड़कियों को बजाना कब छोड़ोगे। जिस पर पप्पू दगाबाज कहता है कि मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, इसलिए हर बार मैं झूठ बोलकर एक नया इंसान बन जाता हूँ और एक नए इंसान के रूप में किसी लड़की को पटाकर उसकी पिंकी बजाना एक चैलेंज हो जाता है, जिसमें मुझे बहुत मजा आता है। तभी मनोज मुठमारे उसे कहता है कि भाई जल्दी ही तू 50 साल का होने वाला है, अगर किसी दिन कोई गलत लड़की के हत्थे चढ़ गया ना तो वो तेरी गींड मार देगी। तभी पप्पू के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की मौत हो गई है, पर क्योंकि पप्पू दगाबाज अपनी माँ के इतना करीब नहीं था तो उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर अपनी माँ के फ्यूनरल में शामिल होने आ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि यहाँ पर तो सारे काले लोग हैं, लेकिन उसके खानदान में तो कोई काला नहीं था, और तब उसे पता चलता है कि वो किसी और के फ्यूनरल में आ गया है। इसलिए वो चुपचाप वहाँ से अपनी माँ के असली फ्यूनरल में आ जाता है, जहाँ पर उसके भाई दीनू दलाल के साथ साथ उसके सभी रिश्तेदार मौजूद थे, जो पप्पू दगाबाज को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तभी दीनू दलाल पप्पू को उनके माँ के घर की चाबी देता है और कहता है कि हमारी माँ चाहती थी कि इस घर को बेचने से पहले तुम एक बार वहाँ जरूर जाकर आना। इसलिए अगले ही दिन पप्पू दगाबाज अपनी माँ के घर पर जाता है और उनकी व्हील चेयर पर बैठकर उनकी कुछ पुरानी चीजों को देखने लगता है, जिसमें उसके बचपन की कुछ फोटोज थी और एक पुराना कैसेट था, जिसको प्ले करने पर उसमें उसकी माँ का फेवरेट गाना बजने लगता है, जो कि पप्पू को भी बहुत अच्छा लगता था। अब उस गाने को सुनते सुनते पप्पू व्हील चेयर पर ही डांस करने लग जाता है, और इससे पहले कि वो खड़ा होता वो देखता है कि एक बहुत ही मस्त मालदार लड़की उसके पीछे खड़ी होकर उसे ही देख रही थी। वो पप्पू से कहती है कि मेरा नाम जंगली जवानी है और मैं आज ही तुम्हारे पड़ोस में रहने आई हूँ। दरअसल मुझे कुछ भारी सामान उठाने में किसी की मदद चाहिए थी। वही पप्पू दगाबाज, जो कि हमेशा इसी मौके की तलाश में रहता था, वो सोचता है कि अगर आज इसका सामान उठाऊंगा तो कल इसकी टांगे उठाने को मिलेंगी, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए उठने ही वाला होता है कि तभी जंगली जवानी कहती है कि नहीं नहीं, मैं आप जैसे लंगड़े को तकलीफ नहीं देना चाहती। वहीं उसकी बातें सुनकर पप्पू दगाबाज समझ जाता है कि शायद ये आइटम मुझे अपाहिज समझ रही है। तभी जंगली जवानी उसे बताती है कि मैं आप जैसे लोगों की ही देखभाल करने का काम करती हूँ और अगर आप चाहो तो मुझे काम पर रख सकते हो, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं अपने पप्पू दगाबाज को जो मौका चाहिए था वो उसे मिल गया था, जिसके बाद वो शहर जाकर अपने कंपनी में एक ऑफिस मीटिंग लेता है और उनसे कहता है कि मैं कुछ दिन अपने होम टाउन में रहूंगा, इसलिए यहाँ का सारा काम तुम लोग संभाल लेना। जिसके बाद वो फिर से अपनी माँ के घर पर जाता है और उनकी व्हील चेयर पर बैठकर वो वहाँ से जंगली जवानी के घर पर आ जाता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगी, जिस पर वो तुरंत मान जाती है। आगे पप्पू दगाबाज उसे पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगली जवानी उससे फालतू के आंटू झाटू सवाल पूछे जा रही थी, जैसे कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है और तुम काम क्या करते हो। पप्पू दगाबाज कहता है कि लंगड़ा होने की वजह से मैं कोई काम नहीं करता, जो बात सुनते ही वो गोल्ड डिगर वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर तभी पप्पू से कहता है कि मैं ये किसी को बताता तो नहीं, लेकिन मैं पेरिस की एक स्पोर्ट्स शूज बनाने वाली कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। जो सुनते ही जंगली जवानी बहुत खुश हो जाती है और उसे कहती है कि संडे को मेरे घर पर एक पार्टी है और तुम्हें उसमें जरूर आना है, जो कहकर वो उसे लाइन मारती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर संडे आते ही पप्पू दगाबाज जंगली जवानी के घर पर आता है, लेकिन पहले वो अपनी कार को उसके घर से बहुत दूर पार्क करता है और फिर वहाँ से व्हील चेयर पर बैठकर रेंगता हुआ जंगली जवानी के घर पर आता है। वहीं जंगली जवानी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने परिवार से मिलवाती है, जो सब देखकर पप्पू दगाबाज को समझ आ जाता है कि इस भड़वी ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। दरअसल उसकी एक बड़ी बहन नताशा मरवाले है, जो कि अपाहिज है, और जंगली जवानी पप्पू दगाबाज से अपनी नहीं बल्कि अपनी बहन की पिंकी पिटवाना चाहती थी। जो सब जानकर पप्पू का 2 दिन से खड़ा औजार लकवा मार जाता है। आगे उन दोनों को बाहर छोड़कर घर के सभी लोग अंदर चले जाते हैं ताकि वो दोनों मजदूरी वाली बातें कर सकें, लेकिन पप्पू दगाबाज का उसे देखकर खड़ा ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो उससे कोई बात नहीं करता और बार बार अपनी घड़ी को देखने लगता है जैसे कि वो वहाँ से जाना चाहता हो। वहीं नताशा मरवाले, जो कि पप्पू को देखकर पूरी गीली हो चुकी थी, वो उसे कहती है कि मुझे टेनिस खेलना बहुत पसंद है और मैं वायलिन भी बहुत अच्छा बजा लेती हूँ, जिस वजह से मुझे कभी कभी विदेशों का भी टूर करना पड़ता है। जो सुनकर पप्पू दगाबाज उससे थोड़ा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक अपाहिज होने के बाद भी वो इतना सब कुछ कर रही थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ ही नताशा मरवाले काफी मजाकिया होती है, जिसके साथ बातें करने में अब पप्पू को भी मजा आने लगा था, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो नताशा की पिंकी बजाने के बारे में नहीं सोचता। उसकी नजर में नताशा मरवाले के लिए सिर्फ रिस्पेक्ट होती है और कुछ नहीं। आगे वो शहर
आकर ये सारी बातें अपने दोस्त मनोज मुठमारे को बताता है। मनोज पप्पू से कहता है कि भीसड़ी के जंगली जवानी को पेलने के चक्कर में उसकी बड़ी बहन गले पड़ जाएगी, इसलिए अब तू उसे भूल जा और अपनी माँ के घर जाना भी बंद कर दे। वहीं पप्पू को भी उसकी ये बात ठीक लगती है, लेकिन एक बार फिर उसे अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाने वापस जाना ही पड़ता है, जिस दौरान उसका भाई दीनू दलाल उसे कहता है कि तुम जो ये कर रहे हो ना वो सही नहीं है। दरअसल 2 दिन पहले दीनू दलाल जब अपनी माँ के घर पर गया था तब उसे वहाँ पर जंगली जवानी मिली थी, जिससे बातें करने के बाद उसे पप्पू दगाबाज के अपाहिज होने की बात पता चली, लेकिन फिर भी उसने जंगली जवानी को कुछ नहीं बताया। अब क्योंकि बात कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी थी, इसलिए पप्पू दगाबाज अब कभी भी अपनी माँ के घर पर ना जाने का फैसला करता है और अपनी जिंदगी में वापस बिजी हो जाता है। लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस में होता है तब उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि नताशा मरवाले नाम की एक लड़की आपसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही पप्पू दगाबाज डर जाता है और जल्दी से अपनी डेस्क के ऊपर पैर लटकाकर बैठ जाता है। वहीं नताशा मरवाले वहां आकर उसे बताती है कि शहर में मेरा टेनिस टूर्नामेंट चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मिलकर थोड़ी प्यार भरी बातें कर लूं। दरअसल मेरी बहन चाहती है कि मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाऊं, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं कि तुम भी मेरी पिंकी बजाना चाहते हो। वहीं पप्पू दगाबाज अब उसे सब कुछ सच बताने का फैसला करता है कि तभी नताशा उसे पूछती है कि तुम्हारी व्हील चेयर कहाँ पर है। अब वो उसे सच बताने ही लगता है कि तभी नताशा कहती है कि मुझे पता है, दरअसल तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे क्लाइंट्स तुम पर तरस खाएं, इसलिए तुम अपने ऑफिस में व्हील चेयर नहीं रखते। लेकिन मेरी मानो तो तुम्हें अपनी व्हील चेयर छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और तुम्हें खुद पर शर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पप्पू दगाबाज की असिस्टेंट उसे बार बार परेशान करने लगती है। वो उसे अलग अलग काम बताने लगती है, जिस वजह से वो नताशा मरवाले को सच नहीं बता पाता। तभी नताशा उसे कहती है कि शाम को 7 बजे मेरा मैच है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब क्योंकि पप्पू दगाबाज नताशा से काफी इंप्रेस हो चुका था, इसलिए शाम होते ही वो उसका मैच देखने पहुंच जाता है और वहां जाकर वो नताशा मरवाले से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि एक अपाहिज होने के बावजूद भी नताशा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत हो। तभी मैच खत्म होते ही पप्पू दगाबाज चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पास में से नताशा के आने की आवाज आती है, तो वह जल्दी से पास में रखी व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वहीं नताशा उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि तुम मेरी व्हील चेयर पर क्यों बैठे हो, जो सुनकर पप्पू दगाबाज की फट जाती है कि अब वो उसे क्या बोले, लेकिन वो भी झूठ बोलने में सबका बाप था। कहता है कि जब मेरा ड्राइवर मुझे यहाँ पर लेकर आया तो मुझे ये व्हील चेयर दिखाई दी, इसलिए मैंने अपनी व्हील चेयर गाड़ी में छोड़ दी। मुझे लगा कि जब मेरा ड्राइवर मुझे लेने आएगा तब मैं बिना व्हील चेयर बाहर निकाले ऐसे ही गाड़ी में बैठकर चला जाऊंगा। जो सुनकर नताशा मरवाले कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास मेरी दूसरी व्हील चेयर है, तो तुम जब तक इसका इस्तेमाल करना चाहो कर सकते हो। जिसके बाद वो पप्पू दगाबाज को अपने दोस्तों के साथ कॉफी पर चलने के लिए पूछती है, तो वह उसे मना नहीं कर पाता और तभी वो देखता है कि नताशा के सभी दोस्त अपाहिज होते हैं। कोई अंधा था, कोई गूंगा था, तो कोई बहरा था और उन सभी के बीच पप्पू दगाबाज को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। साथ ही उन लोगों के सामने अपाहिज होने का नाटक करते करते उसे सपने में भी वही लोग दिखने लगे थे। फिर अगले दिन पप्पू दगाबाज अपनी एक सेक्रेटरी मैरी को नताशा मरवाले की व्हील चेयर उसके घर पहुंचाने के लिए कहता है। वहीं बातों के दौरान मैरी को पता चलता है कि नताशा मरवाले अब पप्पू दगाबाज को पसंद करने लगी है, इसलिए मैरी वापस ऑफिस आकर पप्पू पर बहुत गुस्सा करती है और उसे नताशा के म्यूजिक कॉन्सर्ट की टिकट देते हुए कहती है कि तुम्हें उस कॉन्सर्ट में बिना व्हील चेयर के अपने पैरों पर चलकर जाना होगा, ताकि नताशा मरवाले को खुद ही सारी सच्चाई पता चल जाए। फिर उसी रात पप्पू दगाबाज नताशा के म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंच तो जाता है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी, इसलिए वो रिसेप्शन पर जाकर उनसे एक व्हील चेयर मांगने लगता है। वहीं रिसेप्शन वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो व्हील चेयर किस लिए मांग रहा है, इसलिए वो उसे एक छोटा स्कूटर दे देते हैं। जिसके बाद पप्पू दगाबाज कॉन्सर्ट हॉल की बालकनी में बैठकर नताशा मरवाले का पूरा कॉन्सर्ट देखता है, जिस दौरान वो नोटिस करता है कि आज नताशा मरवाले एकदम माल लग रही थी और अब पप्पू दगाबाज भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करने लगा था। फिर कॉन्सर्ट के बाद वो नताशा से मिलता है और उसके परफॉर्मेंस की तारीफ करने लगता है। आगे नताशा उसे अपने साथ डिनर पर चलने के लिए पूछती है, जिसके लिए वो तुरंत मान जाता है। फिर डिनर पर वो दोनों काफी सारी बातें करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। जो सब करते करते कब रात गुजर जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। फिर अगली सुबह नताशा मरवाले कॉफी पीने के लिए अपने होटल रूम में जाने लगती है और वह अपने साथ पप्पू दगाबाज को भी अंदर बुला लेती है। दरअसल वो उसे अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी। वहीं पप्पू दगाबाज का भी उसे रगड़ने का बहुत मन था, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को रोक लेता है। ये भीसड़ी वाला वो बंदा था जो लड़कियों की पिंकी बजाने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाता था और अपना काम निकालने के बाद उन्हें छोड़ दिया करता था। लेकिन आज पता नहीं क्यों उसे ऐसा करना ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो उसके कमरे में आने से मना कर देता है और उसके गाल पर किस करके वहां से चला जाता है। लेकिन नताशा को उसकी ये हरकत और भी ज्यादा पसंद आती है और फिर घर आकर वो अपनी बहन को बताती है कि मुझे पप्पू दगाबाज से प्यार हो गया है। उधर दूसरी तरफ पप्पू दगाबाज को भी नताशा के कॉन्सर्ट से वापस आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इसलिए आखिर में परेशान होकर वो नताशा मरवाले को फोन करके उसे अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करता है। वहीं ये बात जब उसकी असिस्टेंट मैरी को पता चलती है तो उसे बहुत
बुरा लगता है, लेकिन वो पप्पू दगाबाज से इस बारे में कुछ नहीं कहती। वहीं मनोज मुठमारे भी पप्पू दगाबाज को समझाता है कि अब उसे ये बकचोदियां यहीं पर बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आगे जाकर इसका अंत बहुत बेकार हो सकता है। वहीं पप्पू दगाबाज को भी उसकी बातें सही लगती है और फिर शाम को डिनर के दौरान पप्पू नताशा को कई बार अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो उसे बता नहीं पाता। इसी बीच नताशा मरवाले उसे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। कहती है कि वो एक नंबर का झूठा था, इसलिए मैंने उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। पप्पू से कहता है कि उसकी इतनी छोटी सी गलती तो तुम माफ भी कर सकती थी, लेकिन नताशा मरवाले कहती है कि नहीं, मैं झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करती। अब ये सुनकर पप्पू दगाबाज की फटकर 64 हो जाती है और वो सोचता है कि अच्छा ही हुआ कि मैंने उसे सच नहीं बताया। जिसके बाद वो एक रिमोट का बटन दबाता है, जिससे उनके नीचे का फर्श एक स्विमिंग पूल में बदल जाता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और आज फाइनली पप्पू दगाबाज नताशा की पिंकी बजा ही देता है। लेकिन फिर अगले दिन वो अपने दोस्त मनोज मुठमारे से पूछता है कि क्या मैंने सही किया, जिस पर मनोज उसे कहता है कि शायद तुम्हें नताशा मरवाले से प्यार हो गया है, इसलिए अब तुम्हें उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। फिर ऐसे ही एक दिन पप्पू दगाबाज मनोज मुठमारे और अपनी असिस्टेंट मैरी को नताशा से मिलवाने लेकर जाता है, क्योंकि नताशा उसके दोस्तों से मिलना चाहती थी और इन दोनों के अलावा पप्पू दगाबाज का सच और कोई नहीं जानता था। वहीं मनोज पप्पू से कहता है कि अगर आज तुमने उसे सच नहीं बताया तो मैं उसे बता दूंगा। जिसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहीं काफी देर तक बातें करने के बाद भी जब पप्पू नताशा से कुछ नहीं कहता, तभी मनोज मुठमारे नताशा से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन तभी पप्पू अपने ऊपर सॉस गिरा लेता है और मनोज को उसे वॉशरूम में ले जाने को कहता है। आगे वॉशरूम में पप्पू मनोज से कहता है कि सच बताने के लिए ये वक्त और जगह सही नहीं है, इसलिए मैं नताशा को फिर कभी सच बता दूंगा। जिस पर मनोज मुठमारे भी उसकी बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पप्पू दगाबाज के भाई दीनू दलाल का नताशा मरवाले की बहन जंगली जवानी के साथ अफेयर शुरू हो गया था और फिर एक दिन दीनू दलाल प्यार में बिजली गेंद होकर अपने भाई का सारा झूठ जंगली जवानी को बता देता है। वहीं सारी सच्चाई पता चलते ही जंगली जवानी सीधा पप्पू दलाल के पास आती है और उसके मुंह पर एक जोर का चमाट मारती है। वो उसे कहती है कि बीसड़ी के तेरे पास सिर्फ 48 घंटों का समय है, अगर 48 घंटों के अंदर तुमने नताशा को अपनी सच्चाई नहीं बताई तो मैं तेरी गेंद में ये बड़ा वाला बांस घुसा दूंगी। वहीं पप्पू दलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि अगर उसने नताशा को सच बता दिया तो वो उसे छोड़कर चली जाएगी। इसलिए वो इस बारे में बात करने अपने बाप के पास जाता है, जो कि एक ओल्ड एज होम में ऐश की जिंदगी जी रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पप्पू दगाबाज अपने बाप पर ही गया था, क्योंकि उसका बाप भी वहाँ पर कई बुढ़ियों की पिंकी बजाना चाहता था। आगे पप्पू दलाल उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताता है, जिस पर उसका बाप उसे एक चर्च के बारे में बताता है जहाँ पर कई चमत्कार होते हैं। कहता है कि तुम नताशा के साथ उस चर्च में जाकर अचानक चलना शुरू कर दो, सबको लगेगा कि तुम किसी चमत्कार से ठीक हो गए। अब पप्पू दगाबाज को यह आइडिया बहुत ही घटिया लगता है, लेकिन 48 घंटों के अंदर इससे बेहतर कुछ और हो भी नहीं सकता था। उधर दूसरी तरफ जंगली जवानी नताशा मरवाले को पप्पू की सच्चाई बताए बिना उससे दूर रहने की सलाह देने लगती है, पर तभी नताशा को पप्पू दलाल का कॉल आता है। वो उसे अपने साथ एक चर्च में चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए नताशा तुरंत मान जाती है। वहीं अपनी बहन को परेशान देखकर नताशा उसे कहती है कि मुझे पता है पप्पू दलाल अपाहिज नहीं है, वो चल फिर सकता है और मुझे ये बात शुरू से पता थी। जो सुनकर जंगली जवानी हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला, जिस पर नताशा मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी व्हील चेयर पर गुजारी है, इसलिए मुझे ये जानने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि पप्पू अपाहिज होने का बस नाटक कर रहा था। लेकिन मैंने उसे ये नाटक करने दिया क्योंकि उसके इस झूठ की वजह से मुझे कुछ खुशी के पल मिलने लगे थे जिन्हें मैं खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर ये खत्म हो गए तो मुझे बहुत दुख होगा। जिसके बाद पप्पू दलाल, मनोज, मैरी और नताशा एक कार में बैठकर उस चर्च की तरफ जाने लगते हैं। वहीं नताशा को छोड़कर बाकी तीनों की तो फटी पड़ी थी कि नताशा इस चमत्कार पर विश्वास करेगी भी या नहीं। लेकिन तभी नताशा सभी से कहने लगती है कि मुझे पता है उस चर्च में चमत्कार होते हैं और मुझे उन पर पूरा भरोसा है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके ये सब कहने के बाद भी पप्पू दलाल काफी परेशान लग रहा था। जिसके बाद वो सभी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चर्च का पादरी सबसे पहले पप्पू दगाबाज को ही अंदर लेकर आता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम चलने लगे तो तुम 2 बार झूठ बोलोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अपाहिज नहीं हो और वैसे भी यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं होते, लोग बस यहाँ पर झूठी उम्मीदें लेकर आते हैं, तो प्लीज ये सब मत करो जिससे लोगों की झूठी उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाएं। वहीं पादरी की बातें सुनकर पप्पू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो उसे पूछता है कि आपको ये कैसे पता चला कि मैं अपाहिज नहीं हूँ। जिस पर पादरी कहता है कि मैंने तुम्हारे जूतों से पहचान लिया था, जो कि थोड़े से घिस चुके थे। जिसके बाद पप्पू दगाबाज व्हील चेयर पर ही चर्च से बाहर आ जाता है और वो सभी निराश होकर वापस घर जाने लगते हैं। आगे रास्ते में वो कुछ खाने पीने के लिए एक दुकान पर रुकते हैं, जहाँ पर नताशा उन सभी के उतरे हुए चेहरों को गौर से देख रही थी और उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था। इसी तरह सोचते सोचते वो सड़क पर आ जाती है और एक ट्रक से उसकी टक्कर होने ही वाली होती है कि तभी पप्पू दगाबाज उसे पकड़कर पीछे खींच लेता है।
जो देखकर वो पप्पू से कहती है कि ये तो चमत्कार हो गया, तुम वापस से खड़े हो गए। वहीं मनोज भी नताशा का साथ देने लगता है, पर पप्पू दगाबाज अब इस सबसे थक चुका था। वहीं नताशा के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो वहां से कार की तरफ चली जाती है। उधर पप्पू को खुद से इतनी शर्म आ रही थी कि वो उन सभी को वहां से भेजकर खुद दूसरी कार में घर पर आता है और घर आने के बाद भी वह काफी उदास रहने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपनी कंपनी की तरफ से एक अपाहिजों के टूर्नामेंट को स्पॉन्सर भी करता है, लेकिन नताशा का दिल दुखाने के बाद वो अंदर से टूट सा गया था और उसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन फिर एक दिन वो अपनी कार लेकर नताशा के घर की तरफ चल देता है। वहीं नताशा किसी कॉन्सर्ट के लिए जा रही थी, लेकिन तभी वो उनकी बस को रास्ते में ही रुकवा लेता है, जिसके बाद वो नताशा के पास आकर उसे सॉरी कहता है और उसका जवाब सुने बिना ही वहां से वापस चला जाता है, क्योंकि एक बार नताशा ने ही उससे कहा था कि वो झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करती। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन पप्पू दगाबाज अपनी असिस्टेंट मैरी को अपने ऑफिस में बुलाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ कहता वो देखता है कि मैरी रो रही थी। फिर पूछने पर वो पप्पू को बताती है कि मैं पिछले 12 सालों से आपसे प्यार करती आ रही हूँ, लेकिन आपने तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी पप्पू उसे रोक लेता है। दरअसल आज मैरी का जन्मदिन था और पप्पू ने उसे जन्मदिन का गिफ्ट देने के लिए ही यहाँ पर बुलाया था। दरअसल अब पप्पू पूरी तरह बदल चुका था और औरतों की इज्जत करने लगा था, जो सब देखकर मैरी भी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम पप्पू दगाबाज को एक मैराथन में भागते हुए देखते हैं, जिसकी वो पिछले काफी महीनों से तैयारी कर रहा था, लेकिन इतनी तैयारी होने के बाद भी वो मैराथन को कंप्लीट नहीं कर पाता और फिनिश लाइन से पहले ही उसकी सांस फूलने लग जाती है। तभी व्हील चेयर पर नताशा मरवाले उसके पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी और मुझे यहाँ पर तुम मिल गए। वहीं ये बात सुनकर पप्पू दगाबाज मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसने भी यही सेम बात नताशा को उसके कॉन्सर्ट के दिन बोली थी। जिसके बाद नताशा उसे अपने साथ व्हील चेयर पर बिठाकर फिनिश लाइन तक ले जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और वहीं सभी लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।